Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. So as you know that Series 2 2020 Wali series was very useful for you and we have been getting a lot of your comments since last 1 month कि CDS 1 2021 के लिए भी same series लाइव जाए. So for the very same thing we have got you CDS 1 2021 series for CDS. There will be a lot of videos that will be there under the series. So make sure कि आप जितने भी parts आते हैं under the series you follow them completely. आखिरी में हम कुछ रिविजन्स भी करेंगे तो आपके लिए कुछ रिविजन सीरीज भी लाई जाएगी. ओके. Before moving forward to the questions, let me tell you one thing that Insight SSB app, it is available on the Google Play Store by the name of Insight SSB. You can also access it on the App Store. App Store पे आप क्या करेंगे? You'll go for Class Plus app और क्लास प्लस ऐप में आप कोड यूज करेंगे XVVEL and finally you will be able to use Insight SSB on any Apple device. Okay. Talking about the Telegram, we have a channel. Make sure that you go and subscribe to the channel. Also, make sure that आप Instagram पे भी हमें follow करें because at both of these places we update a lot of things on daily basis. Of course, on YouTube आपको daily चीजें देना थोड़ा difficult हो जाता है. But these will be the two places where we can communicate on daily basis. So make sure that you follow us there as well. Now, moving directly into the questions. The first question is which airport becomes the first airport under the Airport Authority of India, that is AII, that is completely solar powered? मतलब इसकी जितनी भी electricity requirement है that is being taken care of by the solar power plant itself and it is completely power neutral means इसको कहीं से भी जरूरत नहीं है power या electricity की. सारा जो आपकी electricity requirement है वो solar power plant से ही complete हो रही है. Okay, so which one is that airport? सो इफ आई टॉक अबाउट दीज फोर ऑप्शंस, ये सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है पावर की दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द सोलर पावर प्लांट्स. ओके, बट द मेन क्वेश्चन इज कि कंप्लीटली कौन सा है. सो द आंसर फॉर द सेम इज पुडुचेरी एयरपोर्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पुडुचेरी एयरपोर्ट, यहाँ पर 500 किलोवाट जो पावर है उसका जो पूरा कंजम्पशन है दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द सोलर पावर प्लांट इटसेल्फ एंड नाउ इट इज पावर न्यूट्रल, मतलब कंप्लीटली पावर न्यूट्रल हो चुका है. जितनी भी रिक्वायरमेंट है इट इज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द सोलर पावर प्लांट. अब इसमें जोरहट एयरपोर्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई एग्जैक्टली इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये आपका फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्टर्न एयरपोर्ट है जो कि AAI के अंडर आता है और इसमें 75 किलोवाट जो रूफ टॉप जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाए गए हैं ताकि जो भी कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस किया जा सके इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का. ठीक है. सो द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द पुडुचेरी एयरपोर्ट. आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए. The next question is which initiative has been launched by Indian Railways for the protection of women? So talking about this initiative, ये कौन सा initiative है हमसे ये पूछा गया है. तो Indian Railways जो है that is South Eastern Railway Zone. ठीक है, जो South Eastern Railway Zone है इंडियन रेलवेज का, उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसका जो मेन पर्पस है दैट इज टू एनहांस द सिक्योरिटी. ठीक है, जो सिक्योरिटी है उसे एनहांस करना. अब द वुमेन हैज बोर्डेड द ट्रेन, जहां से भी उसने ट्रेन बोर्ड करी है, ठीक है, टिल द प्लेस शी इज गोइंग टू डी बोर्ड द ट्रेन. तो इसका जो पूरा का पूरा रास्ता है इसके अंदर वेदर वुमेन इज सेफ विद इन द रेलवेज और नॉट, इसका जो मेन ध्यान रखा गया है बाय दिस ऑपरेशन. ठीक है. नाउ द आंसर फॉर द सेम कि कौन सा ऑपरेशन है वो, दैट इज ऑपरेशन माय सहेली. ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. सखी, दोस्त, साथी, इसमें से कुछ भी नहीं है. आंसर इज ऑपरेशन माय सहेली. अब इसमें एक जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो इसकी फंडिंग है वो कौन कर रहा है? क्या वो रेलवेज है? द आंसर फॉर द सेम इज नो, इट इज नॉट रेलवेज. जो इसकी फंडिंग है वो एक्चुअली निर्भय फंड करके जो है दैट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस फंडिंग. सो ऑपरेशन माय सहेली की जो फंडिंग है वो निर्भय फंड से आती है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन माय सहेली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, काफी अच्छे चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए. The next question is, as per Public Affair Index 2020, which one of the following statement is correct? The first question जो आता है that is Public Affair Index 2020 जो है ये किस बेसिस पे रिलीज किया जाता है या फिर किस चीज को चेक करने के लिए होता है? सो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है ये क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस सब नेशनल लेवल पे कैसी है उसको चेक करने के लिए ये रिलीज किया जाता है. इसमें जो स्टेट्स और यूटीज हैं उन्हें रैंक दी जाती है. ठीक है, दैट विच वन इज परफॉर्मिंग बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस. और स्टेट्स में भी दो होते हैं लेवल, एक होते हैं जो आपके लार्ज स्टेट्स हैं और एक होते हैं आपके स्मॉल स्टेट्स. ओके,
और इसकी जो मैपिंग है दैट इज बीइंग डन बाय एसडीजी। एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या इसको फॉलो किया जा रहा है गवर्नेंस के टाइम पे कि गवर्नेंस शुड बी बेस्ट एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इसका भी ध्यान रखा जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उसमें थीम्स क्या रही हैं या फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो वट एवर आई एम टेलिंग यू प्लीज आप उसे अच्छे से याद रखेंगे, डोंट मिस एनीथिंग, ओके। लास्ट टाइम आपके लिए जो करंट अफेयर्स थी बहुत यूजफुल रही थी बिकॉज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारी ही वीडियोस से आए थे। इफ यू वांट कि आप इस बार भी अच्छा स्कोर करें, प्लीज आप ध्यान रखना कि जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट्स के फॉर्म में बना लेना, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ओके। तो जो 5 थीम्स है दैट इज फर्स्ट इज वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी आपकी फर्स्ट थीम है। सेकंड थीम जो है दैट इज गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, कि जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। थर्ड है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो आपने शायद पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आपने या फिर और भी कोई मेजर बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसके थ्रू आपने पढ़ा होगा दैट रूल ऑफ लॉ क्या होता है। सो इन केस यू डोंट नो अबाउट इट, प्लीज मेक श्योर आप इसको जान ले व्हाट एग्जैक्टली इज रूल ऑफ लॉ, ठीक है। फोर्थ जो है दैट इज रेगुलेटरी क्वालिटी, ठीक है। रेगुलेशन वगैरह जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। फिफ्थ आपका जो आता है दैट इज कंट्रोल ऑफ करप्शन, ठीक है। करप्शन जो है दैट इज योर फिफ्थ, ठीक है। सो ये आपकी 5 मेन थीम्स है, ये भी आ सकती हैं एग्जाम में। तो आपका जो स्टेटमेंट पूछी गई है दैट इज केरला इज फर्स्ट अमंग्स द लार्ज स्टेट कैटेगरी एंड उत्तर प्रदेश इज लास्ट। ये बिल्कुल सही है, केरला फर्स्ट आया है और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स लास्ट आया है। द सेकंड इज गोवा जो है वो फर्स्ट आया है अमंग स्मॉल स्टेट्स, प्लीज ध्यान देना लार्ज और स्मॉल स्टेट्स जो है। तो गोवा जो है दैट इज फर्स्ट एंड जो मिजोरम है वो लास्ट आया है। गोवा बिल्कुल ठीक है फर्स्ट आया, लेकिन मिजोरम लास्ट नहीं आया है। मिजोरम की जगह जो लास्ट आया दैट इज मणिपुर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस गेट्स रॉन्ग, आपका जो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग। द थर्ड वन इज चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट आया है अमंगस्ट यूटी एंड जो आपका दादरा एंड नागर हवेली है ये आया है लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चंडीगढ़ जो है ऑफ कोर्स दैट इज फर्स्ट अमंगस्ट द यूटी एंड जो आपका दादरा नागर हवेली है वो लास्ट है। तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट एंड जो आपका सेकंड है वो गलत है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The next question is, which state has recorded the best sex ratio as per 2018 report on vital statistics of India? This report has actually been released in 2020, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि सेंसस से क्वेश्चन आते थे उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। सेंसस 2011 इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी आपका होने वाला है। तो जो इसके क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी पैटर्न सिमिलर पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं जैसे कि सेंसस के पूछे जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा स्टेट है जिसकी बेस्ट सेक्स रेशियो है? पहली बात, सेक्स रेशियो होता क्या है? सेक्स रेशियो एक्चुअली मीन्स दैट नंबर ऑफ फीमेल जो है वो कितनी बॉर्न हुई है आउट ऑफ पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये आपका होता है सेक्स रेशियो, ठीक है। तो कौन सा है जो स्टेट जिसने फर्स्ट आया है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ओके। इसमें जो सेक्स रेशियो रही है दैट इज 1084। एंड टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट वन, वर्स्ट किसकी रही है? वर्स्ट रही है आपकी मणिपुर की एंड दैट इज 757। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ जाते हैं, इसलिए हमें अगर पता है कि फर्स्ट अरुणाचल है तो सेकंड कौन सा है? नागालैंड, ठीक है। थर्ड कौन सा है? मिजोरम। फोर्थ आपका केरला एंड फिफ्थ आपका कर्नाटका, ठीक है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। कि अगर पूछ लें कि आपके सबसे ज्यादा जो है जो टॉप 4 हैं या टॉप 5 हैं उनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे डालो सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आपको वो आना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर वो पूछे मेजर स्टेट्स, ठीक है, मेजर स्टेट ध्यान देना, अगर वो नॉर्मली पूछे तो ऑफकोर्स अरुणाचल प्रदेश रहेगा, लेकिन मेजर स्टेट की बात करेंगे तो जो टॉपर है दैट इज केरला। केरला हमेशा से ही टॉपर रहा है व्हेन इट कम्स टू सेक्स रेशियो, तो उसका जो रहा है दैट इज 963। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वर्स्ट कौन सा रहा है, पहले हरियाणा रहता था और उसने एक योजना भी रिलीज की थी जिसको हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, उससे काफी इफेक्टिव रहा है। एंड फाइनली जो पंजाब है दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी द वर्स्ट दिस टाइम, और उसकी जो सेक्स रेशियो रही है दैट इज 896। तो अगर मेजर स्टेट में बात करेंगे द टॉप मोस्ट इज केरला एंड द वर्स्ट इज पंजाब, ओके। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज बर्थ रजिस्ट्रेशन, जो कि हॉस्पिटल्स में किया जाता है वंस द चाइल्ड इज बॉर्न।
वो इंक्रीज हुई है परसेंटेज। तो 2018 में अगर हम बात करें, इट हैज टर्न आउट टू बी 89.3%। लेकिन 2009 में जो था दैट वाज 81.3%। तो इसमें क्या है, मेजर जंप आया है। जो 2009 है टू 2018, काफी ज्यादा डिफरेंस आया है आपकी जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर। सो इट इज फ्रॉम 81.3% टू 89.3%. So before moving ahead, I would like to tell you that Insight SSB has the Serious 1 2021 GS course. As you all know that getting even 20 marks is a very big drill when it comes to serious, and maximum बच्चे सिर्फ GS की वजह से exam qualify नहीं कर पाते हैं. The reason for the same is they don't know what to study and how to study. And अब हमारे पास for example just 2 months बचे हैं and it gets very difficult because आपको बताया जाता है NCERT भी पढ़ लो, standard books भी कर लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो. नाउ यू आर ऑफ कोर्स अ ह्यूमन एंड यू हैव अनदर सब्जेक्ट्स टू रीड एज वेल, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट इंग्लिश. हाउ टू गिव दिस मच टाइम along with the college or if you have job? So for the very same thing, we have made things very very convenient for you. We have made sure that whatever areas are important out of NCRTs or any of the standard books, the areas that come, आपको पता होगा कि out of the examination 20% syllabus fetches you 60% marks. और ये किसी को नहीं पता तो प्लीज जाके कोई भी एग्जाम एनालिसिस कर लो. You will take some time, आपको 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, but you'll find this very thing happening. तो हमारा जो major concept है behind this particular course is that we get you this very important syllabus वाला part. हम एटलीस्ट 40 to 50% सिलेबस कवर करते हैं और उसमें हम आपको गारंटी करते हैं दैट यू विल गेट 40+ मार्क्स. मैं ये नहीं बोलूंगी दैट आई गिव यू 200 वीडियोस, उससे बढ़िया तो जाके गो एंड रीड एनसीईआरटीज. दैट विल बी मच मच बेटर फॉर यू. व्हाट आई एम आस्किंग यू इज दैट गिव अस द टाइम ऑफ योर्स. सबसे कम टाइम आप हमें दो और हम आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे. दिन में आप 1 आवर हमें अगर देते हो, वी गारंटी यू अनदर 40 मार्क्स in the examination. So if you feel that you want to study smart and clear the examination बिना किसी regret के, कहीं आप बाद में regret कर रहे हो after reading all those NCRTs and all, क्योंकि कुछ याद तो रहेगा नहीं if you read it for the first time. So if you want to work smart, you can go for this particular course. It's going to help you for sure. And the best part is the educators that are there, वो आपके teachers के बजाय आपके friends हैं. Why? Because they have themselves cleared the examination with such high scores and help you to analyze examination कि अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, बिकॉज यूपीएससी प्लेज विद क्वेश्चंस. तो उसको किस तरीके से करना है उसका ध्यान इसमें रखा गया. इन केस यू हैव रेड एवरीथिंग वेल, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी दैट यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, बिकॉज इस टेस्ट के अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे सबसे पहले. तो आपका क्या करेगा, बेस क्रिएट कर देगा. रिविजन के लिए आपके पास होंगे फुल लेंथ टेस्ट सेक्शन वाइज. दैट इज, जैसे अगर हमने पहले सेक्शनल टेस्ट लिया एंशियंट का, मेडिवल का, फिर मॉडर्न का, उसके बाद आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा हिस्ट्री का, और आखिरी में आपके 6 होंगे फुल लेंथ टेस्ट. तो आप ये देखिए दैट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज द टॉपिक. एंड मोर ओवर द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन दिस टेस्ट सीरीज, दे आर वेरी वेरी गुड. दे आर ऑफ अ लेवल ऑफ यूपीएससी एग्जाम. एंड अगर आपने ये कर लिए, यू विल गेट अ गुड हैक कि एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई करना है. And the best part is, after each and every test, you will have a live down session. Now, how will this help you? Of course, you know that it's going to help you to understand where you are lacking. And if you know that, you will easily qualify the exam. Now, moving to the next question. Next is रामसर कन्वेंशन जो है, दैट इज एन इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंट ट्रीटी जो एस्टैब्लिश की गई है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करी है. सो अगर हम रामसर की बात करते हैं, पहली बात ये किरानियन सिटी है जहां पर ये जो आपकी ट्रीटी है, ठीक है, सिटी में वो साइन की गई थी इन 1971. तो एक्चुअली 1971 में जो आपका यूनेस्को है, ठीक है, उसने ट्रीटी जो है वो साइन की थी, और फाइनली जो इस्टेब्लिश हुआ था रामसर कन्वेंशन वहां पर इस्टेब्लिश हुआ था, और फाइनली जो फोर्स में आया था ट्रीटी साइन होने के बाद 1975 में आया था. अब अगर हम बात करते हैं इसका मेन एम या फिर एजेंडा क्या रहा है, जो मेन एम ये था कि जितने भी इंटरनेशनल नेटवर्क हैं वेटलैंड के, ठीक है, प्लीज ध्यान देना, वेटलैंड के जितने भी इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं और जो कंजर्व करते हैं जो भी ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेट्रा इज है, तो उसका जो मेन कंसर्न था कि इन सबको मेंटेन करना इंटरनेशनली. फाइन. तो अगर हम बात करें इसका सिंपल सा आंसर जो है दैट इज यूनेस्को. तो रामसर कन्वेंशन जो है ये एक इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंट ट्रीटी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर यूनेस्को. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? द थिंग इज दैट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन जो आपके 2019 में से 27
जो बॉडीज थी वो थी, लेकिन अब ये राइज होके 42 हो चुकी हैं। इसका मतलब काफी सारी जो वेटलैंड्स है वो एड अप किए गए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी वेटलैंड जो है वो ऐड किए गए हैं, आप उनके जितने भी नेम्स हैं प्लीज आप याद कर लें। हाउ विल यू डू इट? आप प्लीज एक जो आपका इंडिया का मैप आता है, फिजिकल मैप, ठीक है, आप उसको देख लेना और उसमें जो साइट्स मार्क्ड है आप उसको अच्छे से याद कर लेना। दिस विल हेल्प यू टू कीप द रिटेंशन ऑफ द सेम थिंग इन अ मच अप्रोप्रिएट मैनर। आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी शो कर दूंगी ताकि आपको फायदा मिल जाए किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और उसी तरीके से आप थोड़े से वेटलैंड्स को पढ़ लेना। तो जो अपना क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ये भी आपका जो रामसर कन्वेंशन है उस पे ही बेस्ड है, ठीक है। प्लेसेस दैट हैव बीन रिसेंटली सीन इन न्यूज टू द लोकेशन, ठीक है। काबरताल जो है ये बिहार में है, कंप्लीटली राइट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रामसर साइट्स। लोनार लेक भी ऐड की गई है। लोनार लेक पे तो इवन दिस बार क्वेश्चन भी आया था आपका सीडीएसई एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि इट्स अ क्रेटर बेस्ड जो आपकी लेक है, एंड इट हैज एक्चुअली टर्न पिक। तो ये हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया था अपना लास्ट टाइम, दैट इज सीडीएस टू 2020 वाले जो करंट अफेयर्स थी उसमें ऐड किया गया था ये भी, ठीक है। तो जो लोनार लेक है वो कहाँ पर है? इट इज एक्चुअली इन महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है। सूर सरोवर क्या वो केरला में है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं आंसर की, तो इसका रहेगा ए, दैट इज 1 and 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें सूर सरोवर की, इसको कीथम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीथम, ओके। एंड ये कहाँ पर पाई जाती है? केरला में नहीं है तो कहाँ है? इट इज एक्चुअली इन आगरा, एंड दीज ऑल साइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द राम सरोवर साइट्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द स्टेट जिसके अंदर मैक्सिमम रामसर साइट्स जो है इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। सो विच इज दैट स्टेट? आप प्लीज मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लीज मेक श्योर दैट आप अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया है, पूरा मैप के अकॉर्डिंग इस बार जितने भी एडेड लेक्स हैं अंडर रामसर कन्वेंशन, आप उसे अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज देर आर चांसेस कि उस लेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। एज यू ऑल नो कि आपके जो ट्राइब से रिलेटेड हैं वो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडर सीडीएसई एग्जामिनेशन। आपको सारे ट्राइब्स याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन ट्राइब हैं जो क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू वट एवर हैज बीन इन न्यूज। तो अभी रिसेंटली जो आपकी ब्रू या फिर रियांग कम्युनिटी है बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। ये आपका न्यूज़पेपर कटिंग है फॉर द वेरी सेम थिंग। अभी रिसेंटली पिछले वीक की ही कटिंग है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो ये कम्युनिटी है ये एग्जैक्टली इसके रिलेटेड मैंने कुछ स्टेटमेंट्स डाली हैं, इसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं, आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। जो ब्रू या फिर रियांग कम्युनिटी है ये इंडिजिनस है टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लिविंग इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। तो आप प्लीज स्टेट्स पे ध्यान दो, कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यस। दिस इज एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न जो कम्युनिटी है जो कि त्रिपुरा, मिजोरम और असम में ही बेस्ड है। The next is that they are recognized as particularly vulnerable tribal group. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहे हैं। Yes, it has actually been recognized as the vulnerable tribal group in our areas like Tripura, etc. Now, what exactly has been the reason कि ये क्यों न्यूज में रहे हैं? तो एग्जैक्टली क्या होता है, 1997 में जो ब्रू ट्राइबल्स हैं वो एक्चुअली आपके मिजोरम से त्रिपुरा की तरफ फ्लड कर गए, ठीक है। सो दे एक्चुअली वेंट टूवर्ड्स द मिजो टू त्रिपुरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि नदर्न त्रिपुरा में आजकल बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही है, क्योंकि वहां पर सेटलमेंट जो है, जो ये आए थे ब्रू ट्राइबल्स, उनकी सेटलमेंट की बात चल रही है। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि कम्युनिटी में फाइट्स हो जाती हैं, दैट व्हाई विल दे स्टे इन आवर एरिया, व्हाई विल दे टेक आवर स्टफ, ठीक है। तो वही इशू अभी चल रहा है, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका आंसर क्या रहेगा? ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। अब इसके साथ साथ और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कुछ, ठीक है, ताकि मैं देख लूं आप पॉलिटी कैसी पढ़ रहे हो, आर यू एबल टू डू इट वेल और नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, शेड्यूल और जो ट्राइबल एरियाज हैं, दैट इज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये कौन से पार्ट के अंडर आते हैं? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से, जैसे पार्ट 1 होता है, पार्ट 10 होता है, तो पार्ट 12 भी है, तो कौन से पार्ट के अंडर आता है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको चलो बता देती हूँ कि पार्ट 10 के अंडर जो आपका शेड्यूल ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज जो है वो आता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो शेड्यूल है, जैसे मैंने आपसे भी पार्ट पूछा, ऐसे ही शेड्यूल कौन सा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन of tribal areas, that is state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। मैंने इसके लिए याद करने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन था, दैट इज ता, मे,
मी, मैंने इस तरीके से कुछ याद किया था। आई एम ऑल्सो शेयरिंग द सेम विद यू, दिस इज एन एक्रोनिम। तो ये एक्चुअली सिक्स्थ जो आपका शेड्यूल है वो इससे डील करता है। तामीमी से क्या होगा? त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया था। सिर्फ चार ही आपके जो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो कौन सा शेड्यूल है? सिक्स शेड्यूल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो है वो देखता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने आपके दो पॉलिटी के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करा दिए हैं। ओके, the next question is that which ministry actually launched a campaign that is named as Local for Diwali? किसने launch किया है? कौन सी ministry ने? So it has actually been launched by Ministry of Textiles. ठीक है, प्लीज आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे कोई भी कैंपेन वगैरह होते हैं that gets very very important when it comes to CDSE examination. Okay, तो इस कैंपेन का मेन रीजन क्या है? इट वाज एक्चुअली देयर टू प्रमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए ये आपका जो कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो इसका मेन जो काम था दैट इज टू अर्ज पीपल कि आप जितने भी गिफ्ट्स खरीद रहे हो या फिर आप कुछ भी घर के लिए ले रहे हो, मेक श्योर दैट इट इज लोकल। ठीक है, वो जितने भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन है, उनको सपोर्ट मिलेगा। दे विल बी एबल टू अर्न थ्रू इट। सेकेंडली, इवन जो हमारा एक मेन मोटिव आजकल चल रहा है दैट इज कि वील बिकम सेल्फ रिलायंट, है ना, एंड वील नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग फ्रॉम चाइना एक्सेट्रा, ऑल दीज कंट्रीज। तो वो भी इसी से फुलफिल होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जो आपका लोकल फॉर दिवाली है, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। Next question is how many cities of India among 36 global cities are selected by WEF to pioneer roadmap for smart cities? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, actually it is part of G20 Global Smart Cities Alliance. ठीक है, तो G20 जो आपका स्मार्ट सिटी अलायंस है उसका ही ये पार्ट है, जो ये हमारी 36 ग्लोबल सिटीज हैं वो चूज की गई हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 36 सिटीज जो हैं वो चूज की गई हैं आउट ऑफ द 22 कंट्रीज एंड 6 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें हमारी खुद की जो चार सिटीज हैं वो आई हैं, तो वो कौन कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है, कितनी है? तो इट इज एक्चुअली फोर। अब ये भी पूछ सकते हैं कि वो जो फोर है वो कौन कौन सी सिटीज हैं। सो आंसर फॉर द सेम इज इंदौर, बैंगलोर, हैदराबाद एंड फरीदाबाद। ठीक है, तो आप प्लीज इन्हें याद रखना। ये आपकी जो चार है ये मेजर सिटीज हो जाती है। इंदौर जो है वो हर बार ये स्टेट फर्स्ट आता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में। लास्ट टाइम जितनी भी बार इवैल्यूएशन हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम का, एक स्कीम है, कौन सी स्कीम है वो, जिसमें इंदौर हमेशा टॉप करता है, एंड इट इज रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान। प्लीज ध्यान देना, तो एक बार चेक करोगे आप इसका जो आंसर है वो कौन सा है। ठीक है, the next question is consider the following statements regarding ease of doing business. तो ease of doing business की कुछ रैंकिंग है जो कि रिलीज की जाती है। Now, there are certain statements that are given, and they are asking that out of all of these statements, which one is correct? The first statement states that the World Bank publishes Ease of Doing Business report, which carries the Ease of Doing Business ranking. ठीक है, तो जो आपकी Ease of Doing बिजनेस वाली जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ये परफेक्टली राइट है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सो हु रिलीजेस दिस स्टेटमेंट? इट इज वर्ल्ड बैंक। आप इसको भी याद रखेंगे। द सेकेंड वन इज फ्रॉम 2014 टू 2019, दैट इज इन टोटल 5 years, जो इंडिया की रैंकिंग है इट हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय 100 पोजिशंस। इज इट राइट और नॉट? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 2014 तो 142 रैंकिंग होती थी और 2019 के अंदर 63 रैंकिंग रही है। ठीक है, मैंने आपका न्यूज़पेपर कटिंग जो है उसे ही पेस्ट कर दिया इसमें ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट आपकी जो रैंकिंग है उसमें कितना डिफरेंस आया, टोटल 79 पोजिशंस का डिफरेंस आया। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट एट ऑल 100 पोजिशंस। ओके, Now talking about indicators, indicator जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। they can ask what are the indicators for ease of doing business, और आपको दो तीन इंडिकेटर दे देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद पूछेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन से इंडिकेटर्स वैलिड हैं। ठीक है, तो उसमें एक दो गलत डाल देंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा कि इट्स ओनली वन, इट्स वन और टू, वन, थ्री, फोर, समथिंग लाइक दैट। तो स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, getting electricity, registering the property, getting credit from the bank or any of the places from where the loan can be taken. The next is protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts,
रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये जो है आपके मेजर इंडिकेटर्स हैं व्हेन इट कम्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट ओनली। फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रुद्रम मिसाइल। इससे पहले आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप मुझे एक आंसर देंगे दैट हु हैज टॉप द टैली व्हेन इट कम्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन दैट इज रुद्र मिसाइल से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो द फर्स्ट वन इज दैट रुद्रम इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। प्लीज आप इस वर्ड को याद रखेंगे दैट इट इज एंटी रेडिएशन मिसाइल। ओके, सेकेंड चीज जो है दैट इज एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये डिजाइन किया गया है और डेवलप भी किया गया है बाय डीआरडीओ। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो पॉइंट्स है, पहली बात ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, दूसरी बात ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, और थर्ड इज दैट इट हैज बीन डेवलप्ड एज वेल एज इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय डीआरडीओ। ओके, द अनदर पॉइंट इज दैट एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आर डिजाइंड टू डू व्हाट? ठीक है, पहली बात डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, न्यूट्रलाइज करना कोई भी एडवर्सरी रडार है उसको, कम्युनिकेशन एसेट्स को, या फिर और भी कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज हैं उसको भी। ठीक है, तो रडार, कम्युनिकेशन एसेट्स या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज जो होते हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको ट्रैक करना और उनको न्यूट्रलाइज कर देना, ये काम है किसी भी एंटी रेडिएशन मिसाइल का। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो तीनों पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाता है इसका दैट इज सी, 1, 2 एंड 3। मैं आपको एक दो पॉइंट्स और दे देती हूँ। अभी रिसेंटली जो इसकी सक्सेसफुल फ्लाइट जो टेस्ट हुई है दैट इज बाय सुखोई 30 MKI। ओके, इसके अलावा कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो ऐड करा देती हूँ। दैट इज फर्स्ट, जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट की गई है दैट हैज बीन डन बाय सुखोई 30 MKI जेट्स। ओके, द सेकेंड वन इज दैट जो ये है ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, और जो थर्ड चीज आपको याद रखनी है, रेंज। कई बार रेंज भी पूछ ली जाती है। रेंज जो है दैट इज 100 किलोमीटर्स, एंड ये आपकी ऑपरेशनल रेंज है रुद्र मिसाइल की, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्च कंडीशन इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 200 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स भी आप प्लीज याद रखेंगे, एल्स देन द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रुद्र मिसाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेड चेरी पेपर चिली दैट इज दलाई कुरसानी of which state has earned the GI, that is geographical indication tag, from Union Department of Industry Promotion and Internal Trade। Okay, प्लीज आप याद रखना जीआई टैग कौन देता है? यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो जो रेड चेरी पेपर चिली है ये कौन से स्टेट से है? सो इट इज एक्चुअली फ्रॉम सिक्किम। Now, the next question is, who won the men's 2020 French Open single title? तो इससे पूछा गया that men's single जो हुआ था under French Open, so who actually has won that very title? So these are very renowned tennis players as we all know. तो इसमें से कौन है जिन्होंने जीता है? The answer for the same is Rafael Nadal। ठीक है, so he has won this single title। और किसके against he was playing? He was actually playing against नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो इनका था ये, और इसमें जो जीते हैं वो जीते हैं राफेल नडाल। तो इसके अकॉर्डिंग जो राफेल नडाल हैं वो 13th फ्रेंच ओपन टाइटल जो है उन्होंने जीता है, दैट टू इन सिंगल्स कैटेगरी। ठीक है, सिंगल्स कैटेगरी लाइक डबल्स और सिंगल्स दोनों होते हैं ना, तो दिस इज एक्चुअली सिंगल्स कैटेगरी, एंड आउट ऑफ दैट ही हैज वन द 13th फ्रेंच ओपन टाइटल एंड ऑल्सो द 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल। ओके, तो प्लीज आप ये बात याद रखेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेनिस, टेनिस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, और इस बार भी टेनिस से ही एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे दैट यू गिव utmost importance to tennis। The next one is, consider the following statements regarding Global Hunger Index 2020। So, अगर हम इसकी बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की,
ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और इंडिया की जो कंडीशन है दैट्स वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू हंगर मैनेजमेंट, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है दैट आउट ऑफ टोटल कंट्रीज जो इंडिया की रैंक है that is basically more than three fourth of the countries, तो मतलब three four of the countries are doing much better than India, is it right or not? तो अगर इंडिया की रैंक देखी जाए तो वो है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि थ्री फोर्थ कंट्री ज्यादा बेटर कर रही है। 94 मतलब ऑफ कोर्स 107 से दैट इज मोर देन थ्री फोर्थ, राइट? तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो मेजर करता है हंगर को तीनों लेवल्स पे, चाहे वो ग्लोबल हो, रीजनल हो या फिर कंट्री लेवल हो, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक्चुअली दिस एनुअल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय टू, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वेल्थ हंगर हाइव, ठीक है? तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस जो इंडेक्स को है पब्लिश करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही रहेगा? ए, दैट इज वन एंड टू, ठीक है? ऑल्सो टेलिंग यू सम अदर मेजर एरियाज, बिकॉज आप जानते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन है, सिंपल एक चीज तो आएगी नहीं, दे कैन इवन आस्क यू इंडिकेटर्स, इट्स वेरी प्रोमिनेंटली आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। So the thing that is कौन-कौन से indicators हैं? There are total four indicators. One is undernourishment, child wasting, child stunting and child mortality. Undernourishment का मतलब क्या है कि food जो है वो कम मिलता है, inadequate amount में मिलता है, that is undernourishment. The second one is child wasting, that is कि अगर वो 5 साल का कोई बच्चा है तो उसके height के according of course कुछ weight होता है, अगर उस height के according उनका weight कम है तो that is child wasting, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड स्टंटिंग। अब प्लीज इसमें ध्यान रखना कि अंडर द एज ऑफ 5 जिसकी हाइट जो है दैट इज लोअर एज पर टू द एज, इसमें क्या था? हाइट के अकॉर्डिंग उसका क्या है? वेट कम है। और इसमें क्या है? हाइट जो उनकी एज है, एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है। जैसे अगर अब चाइल्ड नीड टू बी ऑफ दिस मच सेंटीमीटर्स, उसकी उससे कम हाइट है, ठीक है? दैट्स चाइल्ड स्टंटिंग। एंड फाइनल इज चाइल्ड मोर्टालिटी, डेथ ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 5, ठीक है? 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनकी कितनों की डेथ हुई है ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर्स, बीट अंडर नरिशमेंट और वट एवर, सो दैट इज द चाइल्ड मोर्टालिटी। तो ये चार इंडिकेटर्स हैं और इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो जो स्कोर बनता है वो इन चारों को यूज करके बनता है, और जो स्कोर है वो इस तरीके से बनता है कि चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो 1/6 रहेगी, चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 रहेगी, अंडर नरिशमेंट 1/3 और चाइल्ड मोर्टालिटी 1/3। तो आपका जो टोटल स्कोर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1/3 आपका अंडर नरिशमेंट, 1/3 आपकी चाइल्ड मोर्टालिटी और 1/3 में से दो पार्ट दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स दैट इज इन 2020 वी कैन ऑब्जर्व कि इंडिया की जो कंडीशन है इट इज इवन वर्स देन इट्स नेबरिंग नेशंस, जिनको हम काफी पुअर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल है, बांग्लादेश है, even Pakistan. So these are ranking so well, like मतलब as compared to India, not in terms of overall जो आपकी ranking है, but of course in terms of India, उनकी काफी better rank, like 73 नेपाल है, 88 पाकिस्तान है, 64 श्रीलंका है, चाइना तो is of course doing very well, और इंडिया का जो स्कोर रहा है that is 27.2, मतलब आप देख सकते हैं कि India's condition is very very pathetic. So what are the steps that are being taken care of by the government? We need to take a note of it कि आपके GD में भी help कर सकता है during the SSBs, और if you are giving CAPF exam तो उसमें ऐसी writing में भी ये चीज help कर सकती है। If you are giving CAPF examination अभी 2020 वाला, प्लीज आप ये चीज quotation में आप डाल सकते हो किसी भी essay के अंदर, तो प्लीज आप ये चीज भी add कर सकते हैं। Please remember all these figures. The next is, what is the theme of Vigilance Awareness Week 2020? So when we talk about the theme of Vigilance Awareness Week, it had been सतर्क भारत समृद्ध भारत, दैट इज विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। तो अगर हम बात करते हैं इस अवेयरनेस वीक की, इसका जो मेन था जो एजेंडा था दैट वाज टू अफर्म द कमिटमेंट कि जितना भी पार्टिसिपेशन हो सकता है सिटीजन्स का वो हो सके, एंड उसके थ्रू प्रमोट किया जा सके इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है? सो इट इज बेसिकली टुवर्ड्स इंटीग्रिटी, जैसे यू टॉक अबाउट करप्शन एटसेट्रा, तो उसका जो लोअर डाउन करना उस चीज को कैसे किया जा सकेगा, जितना ज्यादा अवेयर होगा सिटीजन अबाउट द रूल्स की, मतलब अगर कोई करप्शन ले रहा है, सो व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक एंड हाउ टू अवॉइड एनीथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स ये इंटीग्रिटी जो है
देश में लोगों की और प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेगा बाय सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। दैट इज वाई दिस विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड। एंड इसका जो मेन एजेंडा रहता है दैट इज कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके और सिटीजन का पार्टिसिपेशन कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। The next is name the indigenously built anti-submarine warfare steel. So please anti-submarine warfare को एक बार star mark कर लेना. Steel coverties under Project 28, very important, which is being commissioned into Indian Navy. अभी recently एक ऐसी ship है या फिर anti-submarine warfare है जिसको अभी induct किया गया है in Indian Navy. वो कौन सी है इनमें से? So the answer for the same is INS Kavarati. Now it is actually named upon the capital of Lakshadweep Islands. ठीक है, कावरती आप जानते हैं उसकी कैपिटल है। तो अगर हम बात करें आईएनएस कावरती जो है, इट इज एक्चुअली वन अमंग्स द 4 indigenously built anti-submarine warfare steels under the Project 28। ठीक है, तो अगर हम बात करें 4 जो शिप्स हैं वो एक्चुअली यही सारी हैं, आईएनएस किल्टन, आईएनएस कदमात, आईएनएस कामोर्ता एंड आईएनएस कावरती। और ये चारों की चारों जो हैं ये एक्चुअली आती हैं अंडर कामोर्ता क्लास कोरवटीज। ठीक है, अब एक्चुअली जो आपका प्रोजेक्ट 28 है, दिस वाज अप्रूव्ड समवेयर इन 2003 और जो फर्स्ट शिप दैट इज आईएनएस कामोर्ता वो बननी शुरू हो गई थी 2005 में। और अब अगर हम रीसेंट की बात करें दैट इज आईएनएस कावरती जो कि इंडक्ट की गई है। ये भी पूछा जा सकता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अंडर द कामोर्ता क्लास कोवर्टीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चारों नाम याद रख लेना, आपको कोई भी रैंडमली एक नेम दे दिया जाएगा और उसमें से इनमें से कोई भी एक सही मार्क करना होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईएनएस कावरती के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अगर हम स्टेल्थ की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली डिजाइंड वर्जन इन अकॉर्डेंस टू टेक्नोलॉजी जो कि उसका डिटेक्शन बाय रडार या सोनार के थ्रू जो है वो डिफिकल्ट कर देती है। सो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी ऐसी कोई मशीनरी डेवलप करना जिसके थ्रू मतलब टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखा जाए उसकी डिटेक्शन बाय रडार या सोनार काफी डिफिकल्ट हो जाए, तो ऐसा जो हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये प्रोजेक्ट 28 के अंडर स्टार्ट हुआ था और इसके अंडर सारे कामोर्ता क्लास कोवर्टीज आते हैं और वो 4 नाम ये हैं। प्लीज आप इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। The next question is consider the following statements regarding Malabar naval exercise. So Malabar naval exercise इस बार 2 phases में हो रही है, ठीक है, फर्स्ट एंड द सेकेंड फेज। ठीक है, एक बार हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं उसके बाद I'll discuss more with you related to the Malabar naval exercise. So the first point says Malabar naval exercise began as a bilateral exercise between India and Japan and later United States became a permanent member. So this statement is wrong. Why is it wrong? Because पहली बात अभी bilateral उन्होंने start की थी, but कौन से 2 nations ने की थी? इंडिया ने और यूएस ने किया था। ठीक है, एंड लेटर ऑन जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो नहीं, इंस्टेड आपका जो जापान है दैट वाज एडेड अप। ठीक है, तो अब अगर हम करंट सिचुएशन देखते हैं तो ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ट्राइलेटरल स्टार्ट किस किसने किया था? इंडिया ने किया था अलोंग विद यूएसए। और ज्वाइन किसने किया था? ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एज अ बायलेटरल थिंग। ज्वाइन किसने किया था? जापान ने किया था 2015 में एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट इफ वी टॉक अबाउट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है हमारी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशन। अब आप लोग क्या करते हैं, यू डू दिस मिस्टेक, आप पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते हो। क्या ये एनुअल एक्सरसाइज है? राइट इट इज, बट इज इट हेल्ड इन इंडियन ओशन? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ इंडियन ओशन में होगी। लेट्स सी हाउ। तो आपका जो फर्स्ट फेज है ये हो रहा है नवंबर 3 से नवंबर 6 तक हुआ है। ठीक है, और कहां पर हुआ है? बे ऑफ बंगाल में, याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल में। और जो आपका सेकेंड फेज है ये आपका नॉर्थ अरेबियन जो सी है उसके अंदर हुआ है एंड इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है आईएनएस विक्रमादित्य का। ठीक है, तो आप आईएनएस विक्रमादित्य जो है उसकी क्लास क्या है एटसेट्रा एटसेट्रा प्लीज पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कि इसमें इस बार इन्वॉल्वमेंट ऑस्ट्रेलिया का रहा है कि नहीं रहा है, इंडिया ने इनवाइट किया था इस बार ऑस्ट्रेलियन नेवी को। ठीक है, इन द मालाबार एक्सरसाइज। तो इंडिया ने जब इसको इनवाइट किया 2007 में, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट
became a part of it, not like as a full member. तो जो आपके ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर हैं वो full member नहीं है under Malabar naval exercises, वो they tend to join us. तो after 2007, अब in 2020 जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया, so ऑस्ट्रेलिया came up and it has joined the Malabar naval exercise, but it is not a member. प्लीज याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार है तो इसका मतलब वो भी मेंबर है. नो, देर आर ओनली थ्री मेन मेंबर्स, दैट इज इंडिया, जापान एंड यूएसए. ओके, सो इट इज बेसिकली अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. आप ये बात याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पार्ट. सो गाइज विद दिस आई एंड जो आपका फर्स्ट पार्ट है CDS 1 2021 करंट अफेयर्स का, वो खत्म होता है इस वीडियो के साथ. एंड वील बी गेटिंग वेरीड पार्ट्स फॉर इट, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप बहुत रेगुलर हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडीज. जो भी हम ऐड कर रहे हैं आप उसे रेगुलरली पढ़ें. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड विल शो अप एग्जैक्टली लाइक द लास्ट टाइम. लास्ट टाइम बहुत सारी करंट अफेयर्स एग्जैक्टली रिपीट हुई इन वीडियोज से, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव गेन लॉट ऑफ योर ट्रस्ट, बिकॉज यू नो वी बिलीव in working smart instead of working hard. तो आपको यहाँ पर लिमिटेड मटेरियल मिलता है विद मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेन आउट ऑफ इट. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप फॉलोइंग अस. और ऑल्सो आपके जो CAPF का एग्जाम है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पिछले CDS के कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उनके साथ साथ अभी मैं आपको जो रिसेंटली 2-3 वीडियोस और प्रोवाइड करूंगी CAPF से पहले, उनको अच्छे से कर लेना. आपके CAPF के भी जो कुछ क्वेश्चंस है वो कवर अप हो जाएंगे, बिकॉज दोनों UPSC ही लेते हैं. क्वाइट अ मच सिमिलर ट्रेंड है. इनसेट CAPF थोड़ा हार्ड पड़ता है एज कम्पेयर टू CDS. ठीक है, बट जो आपके करंट का जो ओरिएंटेशन है वो प्रिटी मच सिमिलर है. नॉट अ वेरी ह्यूज गैप इज देयर, जैसे कि FCAT और CDS में काफी ह्यूज गैप है, वैसा कुछ सिमिलर गैप आपको देखने को नहीं मिलता है. Also, please make sure that you share it with your friends. Share this video. Also, subscribe if you haven't already. And please like the video if you like the content of Insight SSP.